Hi friends, you all are welcome to my YouTube channel You Can Aspirants. So friends, कैसे हो आप? I hope कि आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे. So we are discussing about paper 1 of JKS Prelims 2023 and this is our part 2. And जिसने भी part 1 नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप देख लेना. So इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 to 100 डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन 1 to 50 हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में डिस्कस कर लिए हैं. एंड मेरा मोटिव सिर्फ आपको क्वेश्चंस के आंसर बताना नहीं है क्योंकि आंसर्स तो आपको आंसर की से भी पता चल जाएंगे. मेरा मोटिव ये है कि इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी प्रोवाइड करनी है ताकि आपको फ्यूचर एग्जाम में ये वीडियोस हेल्प कर सकें. And one more thing, these videos are not only beneficial for JKPSC students but other state PSC and UPSC aspirants also. So without wasting our time, let's start our discussion. Question number 51. The axis of the earth की जो axis है is inclined to the plane of एक्लिप्टिक जो प्लेन है उसके साथ अर्थ की एक्सिस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है? 66 हाफ डिग्री. सो दिस असर्शन इज राइट. वाई? बिकॉज जो हमारी अर्थ होती है ना, ये हमारी अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ की एक्सिस जो सेंटर से पास कर रही है, ठीक है. तो ये वाली जो प्लेन होती है इसको, ये है एक्सिस और इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ इक्वेटर, ठीक है, प्लेन ऑफ इक्वेटर. लेकिन जो रियलिटी है वो क्या है कि हमारी अर्थ ऐसे नहीं है, वो सन की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, ठीक है. कितने एंगल से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है. देखो 23.5 डिग्री ये है सन की तरफ हमारी अर्थ क्या है? थोड़ी झुकी हुई. और ये क्या है? अर्थ की एक्सिस, ठीक है. तो अर्थ की एक्सिस, तो ये वाली हमारी क्या होगी अब? ये प्लेन ऑफ इक्वेटर, ठीक है. और ये वाली जो अभी सन की तरफ है ना, ये वाली ये प्लेन, इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक, ठीक है. तो प्लेन ऑफ एक्लिप्टिक के साथ जो हम अर्थ की एक्सिस है, ये क्या है? एक्सिस, ठीक है. तो ये एक्सिस कितना एंगल बना रही है? तो बताओ मुझे कितना एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल 66.5 डिग्री, ठीक है. तो ये क्या थी हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट? राइट, ठीक है. देन रीजन, ऑल दी पार्ट्स ऑफ द ग्लोब के जितने भी पार्ट्स होते हैं डू नॉट हैव इक्वल डे एंड नाइट थ्रू आउट द ईयर. सो दिस इज आल्सो राइट स्टेटमेंट. ये बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास एक ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब, तो उसके जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे ये पार्ट है, चाहे हर पार्ट में क्या होते हैं? इक्वल डे एंड नाइट नहीं होती है, डू नॉट हैव, वो थ्रू आउट द ईयर, ठीक है. तो सही है. सूरज इधर जो सन की रेस पड़ेंगी वो क्या होंगी? डायरेक्टली, और इधर क्या पड़ेंगी? थोड़ी एंगल बना के होंगी, ठीक है. सो ये सही बोल रहे हैं कि जितने भी पार्ट्स होते हैं ग्लोब में उधर इक्वल डे एंड नाइट नहीं होता है. हम वो बात कर रहे हैं ऑल द ग्लोब की, और ये सही है. डू नॉट बोला उन्होंने, तो दिस इज आल्सो राइट. लेकिन आंसर दिया है, वो आंसर की में दिया सी, लेकिन सी ये गलत दिया है हमें आंसर. इसका आंसर होगा वी. ए एंड आर बोथ आर राइट, ठीक है, करेक्ट. लेकिन आर जो रीजन है ये करेक्ट नहीं है एक्सप्लेनेशन ए का. क्यों? क्योंकि जो एक्सिस है अर्थ की वो इस एक्लिप्टिकल प्लेन के साथ अगर 66.5 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका ये रीज़न नहीं है कि इक्वल डे एंड नाइट नहीं होता, इसकी वजह से ये एंगल बना रही है, ठीक है. तो दोनों खुद ठीक हैं लेकिन रीज़न ठीक नहीं है. तो इसका आंसर होगा वी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड ए वन टाइम जोन ग्लोबली. लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का तो आपको कंसेप्ट पता ही है कि ये होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? ऐसे, ठीक है. हॉरिजॉन्टल लाइंस क्या होती हैं? लैटिट्यूड्स, और वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूड्स. सो हमें ये पता है कि एवरी 1 डिग्री चलने पर हमारा कितना टाइम फर्क पड़ता है? 4 मिनट्स का, ठीक है. कितने? 4 मिनट्स का. तो ये बोल रहे हैं एवरी 15 डिग्री, तो 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स. तो 60 मिनट का 1 हावर बनता है. तो यस, 1 हावर का 1 टाइम जोन होता है. तो ठीक बोल रहे हैं ये कि एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कंसिडर्ड एज 1 टाइम जोन ग्लोबली. तो फर्स्ट हमारा क्या है? राइट स्टेटमेंट. तो 1 क्या हो जाएगा? सी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट, ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच. अब ईस्ट वेस्ट का तो आपको पता ही ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ. अभी देखो बोल रहे हैं कि जो ईस्ट वेस्ट में स्ट्रेच हुई होती हैं जो कंट्रीज, जैसे रशिया है ना, ईस्ट और वेस्ट में कितना ज़्यादा इसका एक्सटेंड है, ठीक है मोर टाइम जोन्स देन नॉर्थ साउथ.
वंस। नॉर्थ साउथ में जैसे इधर साउथ अमेरिका में ये चाइल्ड, ये वाली चाइल्ड दिख रहा है आपको कोस्टल एरियाज में, ठीक है, ये है चाइल्ड, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि जो ईस्ट वेस्ट में स्ट्रेच हुई है कंट्री उनमें मोर टाइम जोन्स होते हैं। तो ये तो राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि ईस्ट वेस्ट में देखो कितने टाइम जोन्स बन सकते हैं हमारे एवरी 60 मिनट्स के बाद। तो लेकिन जो जैसे चाइल्ड है तो इसका तो वन ही टाइम जोन होगा, तो ये हमारी क्या है, राइट स्टेटमेंट। तो 2 इज राइट, देन बी भी हमारा क्या होगा, एलिमिनेट। अभी थर्ड, द प्लेसेस इन द वेस्ट आर एडवांस इन टाइम देन द प्लेसेस इन द ईस्ट। देखो जो हमारा 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल डेडलाइन। अगर हम इस इंटरनेशनल डेडलाइन के ईस्ट में चलेंगे तो हमारा जो टाइम होगा हम गेन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम वेस्ट की तरफ चलेंगे तो हम टाइम को क्या करेंगे, लूज। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एवरी प्लेस वेस्ट में चलेंगे तो एडवांस होगा टाइम में, लेकिन वेस्ट में नहीं होता है, ईस्ट में होता है। तो ये क्या हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट, देन ए इज द राइट आंसर। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। हमें दिए माउंटेन्स दिए और उनको हमें बोला है पीरियड ऑफ ओरिजिन, ठीक है, तो हमें मैच करना है। एंड हाउ मेनी पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, ठीक है। तो एंडीज कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में। ये टर्चरी में नहीं है इनका पीरियड ऑफ ओरिजिन, ये है क्रिटाशियस पीरियड में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रॉन्ग। देन ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यूरोप, ये भी कैलिडोनियन नहीं है, इसका है कार्बोनीफेरस, ठीक है। कार्बोनीफेरस पीरियड ऑफ ओरिजिन है किसका, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये भी हमारा हो गया रॉन्ग, ठीक है। देन कुजोलियन यूरोप, ये है कहाँ पे है, नॉर्वे में है, ठीक है, ये वाली रेंज। एंड ये हर्शियन पीरियड ही है इसका, ठीक है, और पीरियड ऑफ रीजन। देन अरावलिस एशियस, ये जो इंडिया में है हमारी माउंटेन रेंज, तो ये प्री कैम्बिरियन में ही है। तो 2 हमारी 2 क्या हो गई, राइट पेयर्स। तो ओनली 2 पेयर्स आर राइट, बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, कंसीडर द फॉलोइंग ड्रेनेज पैटर्न डायग्राम। हमें दी है ड्रेनेज पैटर्न डायग्राम। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जैसे एक मेन रिवर है गंगा, ठीक है, उसकी फिर ट्रिब्यूटरीज होंगी, जैसे जमुना के आगे फिर ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये कैसा पैटर्न बना रही है, इसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। हमें 4 ड्रेनेज पैटर्न दिए हैं और हमें बताना है कि ये कौन कौन सा किसके साथ मैच करता है। फर्स्ट, डेंड्रिटिक पैटर्न। डेंड्रिटिक पैटर्न हमें पता है कि कैसे मैच करता है, जैसे कोई रूट्स हों, ठीक है, ट्री की क्या हो, कोई रूट्स, ठीक है। तो ये जो ए है वो किसके साथ मैच कर रहा है, 1 के साथ, A1। तो सी और डी हमारे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली क्या हो गए, रॉन्ग। तो देन जो रेडियल पैटर्न कैसा होता है कि कोई ऐसे माउंटेन रेंज है तो उसके चारों तरफ क्या हो रही है, रिवर्स फ्लो कर रही हैं, ठीक है। तो रेडियल पैटर्न किसके साथ है, सी। ये क्या है, माउंटेन की कोई पीक है, ठीक है, उससे रिवर्स हर तरफ क्या कर रही है, फ्लो। तो सी विद टू तो हमारा ए आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ गया, राइट स्टेटमेंट आंसर। देन एनुलर पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है कि ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स जैसे बनाते हैं, जैसे एक सर्कल हो गया फिर दूसरा सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, जिसका सेम सर्कल सेंटर होता है, ठीक है। तो ये है ना कि सेम सेंटर है और बाकी सर्कल्स जैसे बना रही है, जैसे इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज आ गई, ठीक है। तो ये वाला पैटर्न कौन सा है, एनुलर। तो 4 विद डी एंड सी किसके साथ बच गया, वी के साथ। तो ट्रेलिस पैटर्न कौन सा पैटर्न होता है, such a pattern is formed when the primary tributaries of the main river flow parallel to each other। मीन्स ये हमारी है मेन रिवर, ठीक है, इसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, पैरेलल टू ईच अदर, बोल रहे हैं कि फ्लो पैरेलल टू ईच अदर, ये होगी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। देन जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज होंगी वो ज्वाइन करेंगी एट राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री प्राइमरी ट्रिब्यूटरी के साथ। अभी ये सेकेंडरी ट्रिब्यूटरीज मीट करेंगी, ये कैसे मीट करेंगी, एट 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, ट्रेलिस पैटर्न, ठीक है। तो आपको समझ आ गई ना, ट्रेलिस पैटर्न किसके साथ है, वी के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न्स, तो इनको एक बार आप देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक टाइप्स इज कॉल्ड डेड लेक। कौन सी इनमें से उसको डेड लेक बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्म होती है, जैसे हमारी कोई मेन रिवर है, जैसे गंगा रिवर, ठीक है। तो जैसे ही प्लेन्स पे पहुंचती है तो मेंडर्स बनाते हुए फ्लो करती है, ठीक है। तो एक टाइम पे क्या आएगा कि वो इस लैंड को कट करते हुए इधर से
फ्लो कर जाएगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट अपना बना लेगी। तो ये जो रिवर पीछे बच गई, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगी, एक लेक, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्सबो लेक। और इस ऑक्सबो लेक को ही हम डेड लेक बोलते हैं। क्यों? बिकॉज कोई भी करंट फ्लो इन लेक्स में अभी नहीं रहता, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता रहता है कि इन लेक्स में क्या होता रहता है, सिल्ट इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। सिल्ट इकट्ठा होने से बॉग और स्वैम्प बन जाते हैं और ये पूरी तरह से एक टाइम पे इवेपोरेट हो जाती हैं, ठीक है। इसलिए हमें इनको क्या बोलते हैं, डेड लेक्स। सो डी इज द राइट आंसर। तो अभी आप मुझे कमेंट में बताओगे कि ये टॉन लेक, पैटरनोस्टर लेक और कैटल लेक्स क्या होती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दी हुम्बू आइसफॉल। हुम्बू आइसफॉल क्या है, ठीक है। इट इज फेमस ट्रैक रूट है टू रीच माउंट एवरेस्ट। यस, इट इज ए फेमस ट्रैक रूट, ठीक है। तो वन क्या है, राइट स्टेटमेंट। ये देखो हुम्बू आइसफॉल, ठीक है, ये है बेस कैंप, ठीक है। हुम्बू आइसफॉल, फिर कैंप 1, कैंप 2, 3, 4, ऐसे करते करते साउथ समिट गया क्या है, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। ये बेस्ट रिज है, नुप्सू, ठीक है। तो ये सारी क्या है, एक बेस कैंप का ही एक पार्ट है। सेकेंड, द रीजन इज मोर प्रोनाउंस्ड बाई क्रीवेसिस विच मेक द रीजन मोर हजार्ड प्रोन। तो क्रीवेसिस क्या होते हैं, उसकी वजह से ज़्यादा कठिनाई आती है इस फेमस ट्रैक रूट में। तो ये हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। तो व्हाट इज क्रीवेसिस? सो ए क्रीवेसिस इज ए डीप क्रैक। डीप क्रैक, जी वाले आपको क्रैक्स दिख रहे हैं ना, ये है डीप क्रैक इन ए ग्लेशियर या फिर आइस शीट में, दैट कैन बी ए फ्यू इंचेस अक्रॉस टू ओवर 40 फीट, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप होते हैं ये। और ये क्यों फॉर्म होते हैं ग्लेशियर्स में? क्योंकि ये ग्लेशियर्स जो डिफरेंट पीसीस हैं, ये क्या है, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्रैक्स को हम क्या बोलते हैं, क्रीवेसिस। तो जो हुम्बू आइस फॉल्स हैं, इधर भी बहुत सारे क्रीवेसिस हैं। इसकी वजह से जो ये ट्रैक है, ये क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो 2 इज ऑल्सो द राइट स्टेटमेंट। हमें पूछिए करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी है? सी द राइट आंसर, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 57, हमें ओशन करंट्स दी हैं, ठीक है। तो हमें बोला है कि बताओ ये ए है, ये वी है, ये सी डी, ये कौन सी ओशन करंट्स हैं, इनको मैच करो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये तो पता है ये कौन सा एरिया है, जापान वाला साइड, ठीक है। तो ऊपर से जो और नीचे से जो करंट्स आती हैं, एक होती है ओएशियो करंट्स और एक होती है कुरेशियो करंट। तो हमें पता है ये ओएशियो करंट होती है, वो होती है कोल्ड करंट जो कि ऊपर से आती है, ठीक है। तो 2 क्या है, डी के साथ, 2 क्या है, डी, 2 विद डी। 2 जैसे ही हम डी करेंगे तो ए और डी कैसे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे हमारे, रॉन्ग। एंड सी क्या है, 1, कुरेशियो करंट, सी विथ 1, तो दोनों C1 है। देन अभी ए एंड वी, ए कैनरी है या बी कैनरी है? तो हमें पता है, देखो कैनरी करंट कहाँ पे, ये रही कैनरी करंट ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है। तो वी क्या हमारी, कैनरी करंट, वी विद 4, वी जैसे हमने 4 किया तो हमारा सी क्या हो गया, राइट आंसर, ठीक है। और ए हमारी कौन सी है, एंटलिस करंट। और ऐसे भी पता है हमें इस साइड जो है, इधर ग्रेट एंटलिस और लेसर एंटलिस, तो आइलैंड्स है इधर। तो ए कौन सी है, ए विथ 3, एंटलिस करंट। तो ये वाली ओशन करंट्स ना आप अच्छे से इनको लर्न कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको हर एग्जाम में दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सी हो गया इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन्स 1 इंच रेनफॉल। 1 इंच रेनफॉल जो हम रेन गॉज होता है, ठीक है, हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे जो हमारी 1 इंच रेनफॉल से हमारा क्या मतलब होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है वी, द अमाउंट ऑफ वाटर कवरिंग द ग्राउंड। कितनी डेप्थ तक, 1 डेप्थ तक जो वाटर चला जाता है, ठीक है, 1 इंच तक, प्रोवाइडेड नन, ना ही उसमें से कोई इवेपोरेट हो वाटर, ना ही कोई ड्रेन्ड ऑफ हो, मतलब रिवर्स में बह जाए, ना ही परकुलेटेड हो, ठीक है। परकुलेटेड मतलब कि सॉइल के अंदर डीप चला जाए। तो इसी 1 इंच रेनफॉल की डेफिनेशन क्या है, ये जो बी है, ठीक है, वी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ फॉरेस्टेड रीजन, ठीक है, इज लोअर देन द ओपन ग्राउंड ऑन द सेम लैटिट्यूड। बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर एक सेम लैटिट्यूड है, सपोज करो कि इक्वेटर है हमारे पास 0 डिग्री, ठीक है। तो कोई ग्राउंड टेम्परेचर ऑफ फॉरेस्ट्री रीजन मतलब जहाँ पे क्या होंगे, बड़े सारे ट्रीज होंगे, ठीक है। तो ट्रीज के नीचे जो ग्राउंड टेम्परेचर होगा, ठीक है, ग्राउंड टेम्परेचर वो क्या होगा, लो होगा एज कंपैरिजन टू अगर कोई ओपन ग्राउंड है उसी सेम लैटिट्यूड है, जैसे ये वाली एक
ओपन ग्राउंड है, ठीक है, सेम लैटिट्यूड पे। क्यों यहाँ पे लो क्यों होगा? क्योंकि इधर ट्रीज की जो कैनोपी है वो सनलाइट को क्या कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी और नीचे नहीं आने देगी। अगर हीट सनलाइट नीचे ग्राउंड तक नहीं पहुँच रही है तो इट मीन्स हीट नहीं पहुँचेगी, तो हीट नहीं पहुँचेगी तो इट मीन्स यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, कोल्ड होगा। ग्राउंड का टेम्परेचर जैसे ही कोल्ड हुआ तो इट मीन्स टेम्परेचर लोअर है, ठीक है। तो आपको ये बात समझ आई कि ग्राउंड टेम्परेचर जो होता है फॉरेस्ट्री रीजन का वो लोअर होता है एज कंपैरिजन टू अगर सेम लैटिट्यूड पे कोई ओपन ग्राउंड है। तो ये जो हमारा असर्शन है दिस इज राइट। रीजन बोल रहा है कि ड्यूरिंग द डे टाइम पे क्या होता है कि ट्रीज लूज करते हैं वाटर, यस, बाय इवेपो ट्रांसपायरेशन। जैसे अगर जब डे होता है तो डे के टाइम पे सन होता है, सन की वजह से जो सन की हीट होती है उसकी वजह से क्या होता है कि जितनी जो ये ट्रीज की कैनोपी है इसमें से ट्रांसपायरेशन के थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू वाटर लूज होता रहता है। जब वाटर लूज होता है तो इधर क्या हो जाती है, कूल एयर, फॉरेस्ट के अबव क्या होती है, कूल एयर, ठीक है। जहाँ पे फॉरेस्ट के अबव कूल एयर फ्लो करना स्टार्ट हो जाती है। जैसे इधर कूल एयर फ्लो करना स्टार्ट होती है तो ग्राउंड का टेम्परेचर भी तो कूल ही होगा, ठीक है, तो लोअर होगा। तो ये रीजन है इसका, ठीक है। ग्राउंड टेम्परेचर जो फॉरेस्ट्री रीजन का है उसका लो होता है, उसका वन ऑफ द रीजन क्या है, वेपो ट्रांसपायरेशन। तो इसका जो आंसर की में है वो आंसर दिया है इसका बी, बट इसका राइट आंसर क्या है, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। जैसे ही हमारे पास कुछ रीजंस दिए हैं कि वाई द फॉरेस्ट्री रीजन्स वो लोअर ग्राउंड टेम्परेचर होता है एज कंपैरिजन टू ओपन ग्राउंड ऑन द सेम लैटिट्यूड, शेड एंड कैनोपी कवर से, वेपो ट्रांसपायरेशन से, ठीक है, थर्मल इंसुलेशन। तो वेपो ट्रांसपायरेशन भी क्या है, वन ऑफ द रीजन, ठीक। सो अवर राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर वेल्स ऑफ द ग्लोब आर डायनेमिकली फॉर्म्ड। तो जो प्रेशर वेल्स होती है ना ग्लोब में वो एक जहाँ तो आइदर डायनेमिकली फॉर्म्ड होती हैं या फिर थर्मली फॉर्म्ड होती हैं। डायनेमिकली में कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ। एंड थर्मली जो फॉर्म्ड होती है उसमें क्या होता है कि एयर हीट होती है, जैसे इक्वेटर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि रेस जो सन की है वो डायरेक्टली फॉल करती है, उसकी वजह से बड़ी ईयर्स में क्या होती है, हीट होती है, और हीट की वजह से ईयर क्या करती है, ऊपर राइज। वाई राइज? क्योंकि हीट की वजह से ईयर एक्सपैंड करती है, एक्सपैंड करने से डेंसिटी लो होती है, डेंसिटी लो हो किसी चीज़ की तो वो चीज़ तो राइज करेगी ही करेगी, ठीक है। तो ऐसे कौन सी प्रेशर वेल्स बनती है उनको बोलते हैं थर्मली, ठीक है। या फिर जैसे पोलर रीजन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। इसके अपोजिट ठंड होने से क्या होती है कि जो ईयर होती है वो कंट्रैक्ट करती है, कंट्रैक्ट करने से उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाई। डेंसिटी हाई हो किसी चीज़ की तो वो क्या करेगी, डाउनवर्ड मूवमेंट करेगी। सो ये जो इक्वेटर में और पोलर में जो प्रेशर वेल्स बनती हैं वो बनती हैं थर्मली, लेकिन बाकी वाली इक्वेटर वाली को छोड़ के और पोलर वाली को छोड़ के ये जो 2 और 3 हैं ये कैसे बनती हैं, डायनेमिकली। इसमें कौन कौन से फैक्टर इंक्लूड होते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट और रोटेशन ऑफ द अर्थ। सो आवर आंसर इज डी, डी इज द राइट आंसर। सो ये हमारी प्रेशर वेल्स, ठीक है। ये आगे इक्वेटोरियल लो, देन सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, ये दोनों कैसे बनती हैं, डायनेमिकली फॉर्म्ड। और पोलर हाई और ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर वेल्स ये कैसे बनती हैं, दोनों की दोनों थर्मली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें असर्शन दी है और रीजन बोला है, ठीक है। मैंने सवाना एरियाज, जितने भी सवाना एरियाज ज़्यादातर होते हैं है पुअर लैटराइट साइल होती है उसमें, और इनकैपेबल होती हैं सपोर्टिंग कोई इंटेंस क्रॉप्स को, वो सपोर्ट करने में इनकैपेबल होते हैं। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। Many savanna areas have poor laterite soils that are incapable of supporting good crops. Then second reason क्या बोल रहे हैं कि इसमें कि poor laterite soil होती है उसमें कोई crops नहीं हो सकती। तो क्यों? क्योंकि हमें ये तो पता है कि अगर poor है तो इसका मतलब कि उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो torrential rain and dry seasons lead to soil leaching. यस जब बड़ी सारी हमें पता है किसी एरिया में रेन होगी, ठीक है, रेनफॉल होगी, उसकी वजह से जितने भी जो टॉप लेयर में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, डीप में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो जहाँ पे क्रॉप्स तो टॉप लेयर में ही लगती हैं, तो उसकी वजह से जहाँ पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है और क्रॉप्स इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये तो ठीक है। देन ड्राई सीजन की वजह से क्या होता है, साइल का जो मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। यस अगर बहुत ज़्यादा हीट होगी, ठीक है,
रेनफॉल के टाइम पे ये होता है, और ड्राई टाइम पे क्या हो जाता है कि जितने भी जो हीट की वजह से जो साइल का मॉइस्चर होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, इन द सवाना रीजन। तो यस, यही रीज़न है कि जो सवाना रीजन में साइल क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है। तो यस, इसका आंसर है ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 62, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें असर्शन दी है और रीजन, ठीक है। एनुअल टेम्परेचर रेंज है जो कोल्ड डेजर्ट की, वो लार्जर होती है देन हॉट डेजर्ट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एनुअल टेम्परेचर रेंज क्या होती है। एनुअल मीन्स पूरे ईयर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो क्या होती है डिफरेंस बिटवीन दी हॉटेस्ट मंथ और कोल्डेस्ट मंथ का जो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मीन टेम्परेचर लेंगे हम, तो उसी को क्या बोलेंगे, एनुअल टेम्परेचर। मीन्स कि जैसे मैक्सिमम सपोज करो कि हमारा है 58 डिग्री सेल्सियस जा रहा है टेम्परेचर, और मिनिमम कितना जा रहा है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर की रेंज कितनी हो जाएगी, 58 डिग्री माइनस 0, 58 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिफरेंस, ठीक है। तो जो कोल्ड में होता है उसमें बोल रहे हैं कि इसमें रेंज ज़्यादा होती है एज कंपैरिजन टू हॉट डेजर्ट। यस, दिस इज राइट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि हॉट डेजर्ट में एक ही सीजन रहता है हॉट, ठीक है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो होता है मिनिमम टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा चला जाता है और मैक्सिमम भी काफ़ी हद तक चला जाता है, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाती है इसकी, ज़्यादा, ठीक है। तो ये होगी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट। देन देखो, ये जो हार्ड डेजर्ट होते हैं ये कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल एरियाज में ज़्यादातर, ठीक है। और कोल्ड डेजर्ट्स कहाँ पाए जाते हैं, हायर लैटिट्यूड्स में, ठीक है, आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, इधर पाए जाते हैं। और जो हार्ड डेजर्ट में होता है इधर देयर इज नो कोल्ड सीजन, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा कोल्ड सीजन नहीं होता है। लेकिन जो कोल्ड डेजर्ट होते हैं उसमें जो माइल्डली हार्ड समर होता है लेकिन एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स होते हैं, तो इसमें थोड़ी रेंज होगी ना ज़्यादा एज कंपैरिजन टू हार्ड डेजर्ट्स। रीजन कॉन्टिनेंटली अकाउंट्स फॉर द एक्सट्रीम रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, ये तो राइट है, क्योंकि कॉन्टिनेंटलिटी जो इफेक्ट होता है इसका क्या मतलब होता है कि जो लैंड है वो ईजिली लूज कर देती है हीट और ईजिली गेन करती है हीट, ठीक है, तो एज कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो उसी की वजह से एक्सट्रीम रेंज टेम्परेचर हो, तो ईजिली गेन कर लेगी तो मैक्सिमम टेम्परेचर चला जाएगा, और ईजिली लूज कर लेगी तो मिनिमम टेम्परेचर चला जाएगा। तो एक हद तक ये जो रीज़न भी इसका हो सकता है इसका, ठीक है, ए दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आर्टिफिशियल लेक्स इन इंडिया। इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक्स हैं। पुष्कर लेक भी बोलते हैं इसको राजस्थान में। यस, इट इज़ आर्टिफिशियल लेक है, और इसको बोला जाता है कि जो हमारे लॉर्ड ब्रह्मा जी हैं उन्होंने इसको बनाया था, ठीक है। तो वन क्या है हमारी आर्टिफिशियल लेक। देन हिमायत सागर तेलंगाना, तो इसको किसने, ये भी आर्टिफिशियल लेक है और इसको बनाया था जो लास्ट निज़ाम थे हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, निज़ाम 7th। उन्होंने अपने यंगेस्ट सन था जो उनका हिमायत अली खान, उसके नाम पे ये लेक बनाई थी, ठीक है। तो 2 भी हमारी क्या है आर्टिफिशियल लेक। देन किचमपल्लरी लेक सिक्किम, ये नहीं है, ये हमारी नेचुरल लेक है। देन सस्थम कोटा लेक केरला, दिस इज आल्सो द नेचुरल लेक, और इसको हम क्वीन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, क्वीन ऑफ लेक्स। और सस्थम कोटा लेक ही लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है केरला की, ठीक है। और आपने अभी मुझे कमेंट में बताना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया कौन सी है, ठीक है। तो ये हमारी है 3rd और 4th दोनों नेचुरल लेक्स, 1 and 2 क्या है हमारे आर्टिफिशियल लेक। तो इसका आंसर होगा वी, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 64, आइडेंटिफाई दी रिवर्स। हमें रिवर्स दी है ABCD करके, ठीक है, तो हमें इनके साथ मैच करना है। एक्स क्या है हमारा प्रयागराज, ये एक्स क्या है हमारा प्रयागराज को ही दूसरे नाम में क्या बोलते हैं, इलाहाबाद। सो इलाहाबाद के पहले डी, ये कौन सी रिवर हो सकती है जो कि ये हमारी गंगा रिवर, ठीक है, मेन रिवर क्या हमारी गंगा रिवर के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में डी क्या हो सकती है। तो हमें पता है डी कौन सी रिवर है, बेतवा रिवर, ठीक है। डी क्या है, डी विद 4। जैसे हमें डी विद 4 किया, बी और सी ऑटोमेटिकली क्या हमारे को क्या हो गए, रॉन्ग ऑप्शंस। क्यों डी बी क्यों है, देखो ये है बेतवा रिवर और ये है इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, जो कि मैं क्या बोल रही थी आपको कि प्रयागराज। तो पहले क्या होगी डी। एंड ये हमारी गोमती रिवर आके इलाहाबाद के आगे जाके क्या कर रही है, मीट विद गंगा।
सो ए हमारी क्या होगी, गोमती रिवर, ठीक है, गोमती जो कि क्या है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो ए विद 2, जैसे ही ए विद 2 किया डी हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद बी क्या हमारी महानंदा, वी क्या है महानंदा, देखते हैं, देखो ये है ना महानंदा, ठीक है। और सी क्या हमारी कौन सी रिवर है, पुनपुन रिवर। सो डी इज द राइट आंसर। पुनपुन रिवर इधर है, ठीक है, इधर से है पुनपुन रिवर। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डस नॉट ड्रेन इनटू अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में ड्रेन नहीं करती है, इनमें से कौन सी रिवर। तो हमें पता है यहाँ पे है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे है साउथ अमेरिका, यहाँ पे यूरोप और यहाँ पे हमारा क्या अफ्रीका। जो नाइजर रिवर है ये हमारी अफ्रीका से कहाँ फ्लो करती है, इनटू द अटलांटिक ओशन, ये हमारा क्या है अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो ये हमारी फ्लो करती है। देन सेंट लॉरेंस रिवर, सेंट लॉरेंस ये करती है नॉर्थ अमेरिका से अटलांटिक ओशन में फ्लो, तो ये भी हमारी करती है। देन रिवर पराना ये करती है हमारी साउथ अमेरिका ब्राज़ील से अटलांटिक ओशन में फ्लो, तो ये भी हमारी ड्रेन करती है इनटू द अटलांटिक ओशन। देन रिवर झंबेजी अफ्रीका से इंडियन ओशन, इस तरफ हमारा है इंडियन ओशन, तो इंडियन ओशन में फ्लो करती है। तो इन्होंने बोला डस नॉट फ्लो, तो डी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, लिस्ट 1 लिस्ट 2 हमें नेशनल पार्क्स दिए हैं और उनकी लोकेशन बताइए बोली है, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तडोवा आपको नहीं पता, रहने दो। सरिस्का तो सबको पता होता है राजस्थान में, तो वी विद वन जैसे किया, सी और डी आपका ऑप्शंस क्या हो गए एलिमिनेट। देन वंसदा ये आपको नहीं पता, अभी रहने दो। लेकिन वक्शा तो सभी को पता था, ये कहाँ पे है वेस्ट बंगाल, जैसे ही डी विद 4 किया तो हमारा ऑप्शन आ गया वी, ओके। तो टडोवा कहाँ पे है, महाराष्ट्र, ठीक है। एंड बंसा कहाँ पे है नेशनल पार्क, गुजरात, ठीक है। तो ये इनको भी आपको अभी देख लेना है कि क्या पता आपको नेक्स्ट टाइम टडोबा सिर्फ ऐसे ही पूछ लें कि ये वाला नेशनल पार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो कहाँ पे है महाराष्ट्र में, वंसा कहाँ पे है गुजरात में, ठीक है। तो वी द राइट आंसर। सो हमारे अभी जियोग्राफी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, अभी स्टार्ट हुए हैं इन्वायरमेंट के। क्वेश्चन नंबर 67, अमंग द फॉलोइंग फंजाई विच इज द कॉज ऑफ इरिश पोटैटो फेमाइन का क्या कारण था, कौन सा फंजाई था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फाइटोपथोरा इन्फेस्टेंस। ये होते हैं मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अगर आए आपको तो करो, अगर नहीं आता है ना तो स्किप कर दो सिंपली। क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर्स में हमें बोला है कि इनको क्या करो अरेंज करो। तो सबसे पहले रियो डिक्लेरेशन सभी को पता होता है कब होती है, हुई थी 1992 और इसको हम क्या बोलते हैं अर्थ समिट, ठीक है, अर्थ समिट। देन ब्रुटलैंड रिपोर्ट कब आई थी 1987। वीना कन्वेंशन ये कब हुई थी 1985 और किस पे हुई थी ओजोन डिप्लेशन, ठीक है, किसके रिलेटेड है ओजोन डिप्लेशन। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुई थी 1972 और किस पे थी ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। सो सबसे पहले हमारी कौन सी हुई थी 3, तो 3 आ गया हमारा। देन 72 के बाद क्या है 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, वी दी राइट आंसर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वीना कन्वेंशन पे किस पे है, जहाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पे है, ठीक है, रामसर साइट्स ये क्या है, ठीक है। तो ये हमारी इन्वायरमेंट का क्वेश्चन, उसका आंसर था वी। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, हमें पेयर्स और हमें बोल रहा है कि कौन से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो सबसे पहले मरकरी से कौन सी डिजीज होती है, हमें सभी को पता है मीना माता ट्रेजिडी होती है, ना कि इटाई, तो ये हमारा क्या है रॉन्ग पेयर है, ठीक है। देन कैडमियम से पेस्टिसाइड नहीं है, कैडमियम से क्या होता है इटाई डिजीज होती है, तो ये भी हमारा क्या है इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट पेयर, ठीक है। देन डीडीटी से मीना माता नहीं होती, ये क्या है एक पेस्टिसाइड है, डीडीटी हमारा क्या है पेस्टिसाइड है, तो ये भी इनकरेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो मरकरी हमारा क्या था मीना माता। देन आर्सनिक हमारा एक फर्टिलाइजर ही है, ठीक है, इसी की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट करता है। देन 4 हमारा क्या एक हमारा पेयर राइटली मैच्ड है, तो हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, ए ओनली 1 पेयर, ए द राइट आंसर।
70 हमें 4 की 4 स्टेटमेंट्स दी हैं और हमें पूछी है कितनी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये इतना लेंथी क्वेश्चन देके डरना नहीं है, पढ़ना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये ना बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं। इनमें क्या होता है, ज़्यादातर सारे के सारे स्टेटमेंट्स राइट ही होते हैं, ठीक है। अर्बन क्लाइमेटोलॉजी रेफर्स टू स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ क्लाइमेटोलॉजी कंसर्न्ड विद, किसके साथ डील करती है, इंटरेक्शन बिटवीन अर्बन एरियाज एंड एटमॉस्फेयर, देयर इफेक्ट्स ऑन वन अनदर एंड बेरिंग स्पेशियल एंड टेम्पोरल स्केल्स एट विच दिस प्रोसेसेस एंड रिस्पॉन्सेस आर अकर। तो फर्स्ट क्या था हमारा करेक्ट। देन विकास ऑफ इट्स रोल एज ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या एक्ट करती है, एज ए ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द लीडिंग पॉल्यूटेंट बोलते हैं इसको, और वर्स्ट क्लाइमेट पॉल्यूटेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल भी होती है, एटमॉस्फेयर में एसेंशियल होती है, क्योंकि प्लांट लाइफ के लिए एसेंशियल होती है, इसलिए नेचुरली भी अकर करती है, और गिवन ऑफ बाय द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और हम इसको क्या करते हैं, गिवन ऑफ करते हैं। तो ये भी ठीक थी। देखो हम बोल रहे थे कि पढ़ना नहीं है क्वेश्चन को, लेकिन रीड करना चाहिए, ठीक है। देन वाटर फुटप्रिंट measures the amount of water used to produce each ऑफ आवर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हम कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं वाटर फुटप्रिंट। इट कैन बी मेजर्ड फॉर एनी प्रोसेस लाइक ग्रोइंग क्रॉप्स, प्रोड्यूसिंग क्लॉथ्स, फ्यूल वी यूज इन अवर ट्रेवल्स आर फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी। तो ये भी क्या है, राइट। देन एज पर 2017 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये अभी पता होना चाहिए, अभी चलो इसके लिए नहीं, लेकिन क्या पता नेक्स्ट ईयर ये पूछ लेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन निकालता है। तो कौन निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑन ह्यूमैनिटी, द वाटर क्राइसिस क्या हमारा थर्ड मोस्ट ग्लोबल रिस्क है। यस, इंडिया का जो वाटर फुटप्रिंट है वो है 980 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा, जो कि कंट्रीब्यूट कितना करता है, 12% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल वाटर फुटप्रिंट। यस, दिस इज आल्सो द राइट। और जितने इसका आंसर था वी, ऑल आर अबव गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो अगर आपको फोर्थ स्टेटमेंट में अगर डाउट भी था तो ये देखो 980 क्यूबिक मीटर्स पर कैपिटा है और रैंक, और इसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है इंडिया का, 12%, ठीक है। तो हमारे सारे के सारे जितने भी जो स्टेटमेंट्स थी ये क्या थी, राइट स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ दीज फैक्ट्स इज नॉट ट्रू। सबसे पहले तो इसको सर्कल करो कि नॉट ट्रू पूछा है हमें, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, 2015, ठीक है। तो कर्टलिंग, इसमें क्या था कि ग्लोबल टेम्परेचर जो राइज हो रहा है इसको हम जिस सेंचुरी के लिए कितना करेंगे, बिलो 2 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे, और प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, और हम जो 1.5 डिग्री सेल्सियस जो इंक्रीज है उसकी लिमिट वहीं तक हम अपनी लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो ये तो सभी को पता था। फर्स्ट जो थी हमारी करेक्ट, तो हमें करेक्ट नहीं पूछी थी, उन्होंने पूछी थी इनकरेक्ट, तो हमारा वी हो गया एलिमिनेट। देन कंसीव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, यस दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट, लेकिन हमें पूछी है नॉट ट्रू, देन 2V हमारी नहीं हो सकती। अब बचे A एंड C। इट इंटेंड्स टू रिप्लेस द योगा प्रोटोकॉल फुली बाय 2020, सामने दिख रहा है फुली, ये आ गया ना ऑड बर्ड, ठीक है। तो ये था हमारा इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट तो C हमारी थी राइट आंसर, क्योंकि हमें पूछी थी इनकरेक्ट ही। फोर्थ क्या है, द कंट्रीज हु पार्टिसिपेटेड इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 ब्रॉट आउट ए पैकेज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रूल्स फॉर द पेरिस एग्रीमेंट कॉल्ड कटोवाइस रूल बुक। तो ये भी हमारी थी राइट स्टेटमेंट, तो इसका राइट आंसर क्या था, सी। क्वेश्चन नंबर 72, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। देखो सबसे पहले इसको सर्कल करो, क्योंकि अगर किसी को ये क्वेश्चन आता, पहली बात तो किसी को आता नहीं होगा, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आता भी होगा तो वो भी गलत करके आएगा, क्योंकि उसको इनकरेक्ट नहीं देखेगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट को सबसे पहले इसको सर्कल करो, चाहे करेक्ट है इनकरेक्ट। देन स्टेटमेंट्स, तो फिर हमें पूछा है कि दी टुंड्रा एंड टाइगा, जो ये रीजन है नॉर्दर्न कनाडा का, उसमें लेस देन 12 स्पीसीज होती हैं ट्रीज की। तो यस दिस इज राइट स्टेटमेंट, ठीक है। हमें स्पेसिफिक किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न कनाडा की, ठीक है, नॉर्दर्न कनाडा। तो ये हमारा राइट स्टेटमेंट, क्यों, देखो कनाडा का हार्श क्लाइमेट होता है विद कोल्ड टेम्परेचर्स, ठीक है। तो इसमें कितनी दे हैव फ्यूअर स्पीसीज होती हैं, कितनी, लेस देन 12। तो हमारा फर्स्ट क्या था, राइट स्टेटमेंट। देन सेकेंड, द टेम्परेट फॉरेस्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, वो कितने अबाउट 35 स्पीसीज हैं ट्रीज की। तो ये भी हमारा है राइट स्टेटमेंट। वाई, टेम्परेट फॉरेस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स आर अप्रॉक्सीमेटली 35 स्पीसीज ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या आ गया, राइट स्टेटमेंट।
देन थर्ड, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ पनामा, पनामा में कितने हैं, ओनली 11 स्पीसीज ऑफ ट्री। सबसे पहले तो हमें लग रहा है, देखो कनाडा तो है टॉप में, देन यूएसए, देन पनामा, तो सामने दिख रहा है कि इधर कम स्पीसीज होंगी, देन इंक्रीज होंगी, देन इंक्रीज होंगी, लेकिन इन्होंने डिक्रीज कर दी। तो हमें पहले ही हमने देख लिया कि ये हमारा है रॉन्ग स्टेटमेंट, और हमें पूछा उन्होंने इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट कौन सा है, 3C इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे भी देख लेते हैं कि पनामा में कितने, पनामा कहाँ पे है, जो सेंट्रल अमेरिका है ना, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका में ये पनामा नाम की कंट्री है। ठीक है, सो पनामा में हैज ओवर 3000 ट्री स्पीसीज हैं। ठीक है, हाउ मेनी स्पीसीज ऑफ ट्रीज आर देयर इन पनामा, अबाउट 3000 ट्री स्पीसीज। सो अवर राइट आंसर इज सी। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी एक्सप्लेनेशन आपको क्यों देती हूँ, क्योंकि आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिले। ठीक है, आपको ये भी पता चले कि ये वाला स्टेटमेंट क्यों गलत है, ये वाला स्टेटमेंट अगर गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या होगा। ठीक है, एंड मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही हैं आने वाले जो फ्यूचर में एग्जाम्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 73, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें असर्शन दी है और उसके रीज़न बोला है कि ये रीज़न है या नहीं है। द हैबिटेट कंडीशंस आर डिटरमाइंड बाय लैटिट्यूड्स एंड एल्टीट्यूड्स। यस, क्योंकि अगर ये हमारी अर्थ है तो इक्वेटर में जो हैबिटेट के लिए कंडीशंस होंगी वो अलग होंगी और पोलर रीजन्स में अलग होंगी। ठीक है, तो लैटिट्यूड पे तो डिपेंड करती हैं हैबिटेट कंडीशंस। एंड अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मीन्स हाइट, जैसे माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट के जो नीचे होगी वहाँ पे हैबिटेट कंडीशंस अलग होंगे और टॉप में हैबिटेट कंडीशंस अलग होंगे। तो हैबिटेट कंडीशन लैटिट्यूड पे भी डिपेंड करती है और अल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करती है। तो हमारा असर्शन क्या है, राइट। देन रीजन, रीजन बोल रहे हैं कि हर एक ऑर्गेनिजम्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। यस, तभी तो अलग अलग लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड में हैबिटेट कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं। तो ये क्या, दिस इज आल्सो द राइट रीजन। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 74, पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट का क्या फार्मूला होता है, KClO3, डिकम्पोज होता है। ठीक है, डिकम्पोज होकर क्या बनता है, KCl प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में किस टेम्परेचर पे डिकम्पोज होता है। तो इसका जो राइट आंसर दिया है JKPSC ने वो दिया है A653 to 873 केल्विन। ठीक है, डी भी इसका थोड़ा क्लोजली एसोसिएटेड आंसर दिख रहा है, लेकिन हम इसका ए पे ही जाएंगे। ठीक है, ए द राइट आंसर, 653 to 873 केल्विन। देन 75, नेम दी ट्विन सैटेलाइट्स, ट्विन सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ के अराउंड, ट्रैकिंग दी मूवमेंट ऑफ वाटर को ट्रैक कर रहे हैं अराउंड द प्लैनेट। तो इसका जो राइट आंसर है, आई नो दोनों के दोनों डिफिकल्ट हैं क्वेश्चन है, अगर आपको आती है तो ठीक, अदरवाइज स्किप कर दो। ठीक है, तो वी इज द राइट आंसर, ग्रेस FO। देखो ये क्या है, ट्विन ग्रेस मिशन क्या है, ट्विन स्पेस क्राफ्ट है जो कि अराउंड अर्थ टू स्टडी की चेंजेस इन दी प्लैनेट्स वाटर, आइस शीट्स एंड सॉलिड अर्थ। सो बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, कंसीडर द बिलो टू स्टेटमेंट्स, हमें स्टेटमेंट्स 1 और स्टेटमेंट 2 दी है। ठीक है, इसमें ये नहीं पूछा कि रीजन है नहीं है, बस ये बताना है कि करेक्ट कौन सी है और इनकरेक्ट कौन सी है। ठीक है, द थाइमस इज ए लोब्ड ऑर्गन लोकेटेड नियर दी हार्ट। देखो थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड कहाँ पे, ये है थाइमस। ठीक है, हार्ट, हार्ट कहाँ पे है, तो हाँ नियर द हार्ट है थाइमस। ठीक है, देन एंड वी नीड द ब्रेस्ट बोन, यस ब्रेस्ट बोन के क्या होता है, नीचे। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। देन स्टेटमेंट सेकेंड, थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ T lymphocytes। यस, दिस इज आल्सो द राइट स्टेटमेंट। द थाइमस मेक्स वाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड T lymphocytes। ठीक है, तो ये भी हो गया, और चेस्ट बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द ब्रेस्ट बोन। तो ए द राइट आंसर, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द बिलो टू स्टेटमेंट्स, लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सोल्स। फिलिक क्या होता है, लविंग। ठीक है, लविंग मीन्स कि सॉल्वेंट लविंग। ठीक है, सोल्स, और लायोफोबिक मीन्स कि सॉल्वेंट हेटिंग, सॉल्वेंट हेटिंग सोल्स। ठीक है, तो जो लायोफिलिक सोल्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू लायोफोबिक। तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। एंड लायोफिलिक कोलाइड्स आर एक्सटेंसिवली सॉल्वेटेड। यस, क्योंकि ये क्या होते हैं, मैंने क्या बोला अभी कि लायोफिलिक मीन्स कि सॉल्वेंट लविंग, तो इसमें ज़्यादा
सॉल्वेटेड होंगे, ठीक है। तो दोनों के दोनों हमारे हैं स्टेटमेंट राइट, ए बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। देखो लायोफिलिक सोल्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक, वो क्या होते हैं, लेस स्टेबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट। देन सेकंड स्टेटमेंट लायोफिलिक सोल्स आर हाईली सॉल्वेटेड एंड लायोफोबिक आर लेस सॉल्वेटेड। तो ये तो हमारे थे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स, तो दोनों के स्टेटमेंट्स क्या हो गए हमारे राइट। तो बाकी प्रॉपर्टीज पे आप रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 78, विच वन ऑफ द बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन क्या होती है, CH4, ठीक है। CH4 को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, फ्रॉम द मिथोजेंस जो कि प्रेजेंट होता है एनिमल्स में। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। जेंस का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो पैरामीशियम है, माइकोप्लाज्मा है, साइनोबैक्टीरिया है, या आर्की बैक्टीरिया। सो हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। पैरामीशियम क्या करते हैं, एड्स इन द कार्बन साइकिल बाय फीडिंग ऑन डिकेइंग प्लांट्स, और बैक्टीरिया पे क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। तो पैरामीशियम तो नहीं है, हमें पूछा है मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। देन माइकोप्लाज्मा, दिस इज एक्टिवेट्स मैक्रोफेगस एंड इंड्यूस साइटोकिन्स प्रोडक्शन एंड लिम्फोसाइट प्रोलिफिकेशन। सो इधर भी मीथेन का कोई भी मेंशन नहीं है, तो ये भी हमारी क्या हो गया, रॉन्ग। देन साइनोबैक्टीरिया किसमें इंपॉर्टेंट होता है, नाइट्रोजन साइकिल। इट कैन कन्वर्ट इनर्ट एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन होती है हमारी, नाइट्रोजन N2, इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, जैसे नाइट्रेट्स, अमोनिया, जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो ये भी साइनोबैक्टीरियम नहीं है। देन आर्ची बैक्टीरिया, दे आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मिथेन्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, दे आर मिथेनोजेंस, ठीक है। तो और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनिमल्स में। तो दिस इज अवर राइट आंसर। So D is the right answer. Question number 79. An electron enters a magnetic field at right angle. Right angle means 90 degree. ठीक है। तो हमें पूछिए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप एक चीज मिस्टेक करोगे, वो क्या है कि इलेक्ट्रॉन, आप मैग्नेटिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में लोगे और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में ही आप करंट ले लोगे। लेकिन हमेशा याद रखना फिजिक्स में क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होती है। तो इट मीन्स हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, अपवर्ड्स, ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या बोला है हमें, फोर्स की डायरेक्शन। तो इसके लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि आप अपनी 4 फिंगर, दिस इज 4 फिंगर, ठीक है, और मिडल फिंगर, दिस इज मिडल फिंगर एंड थंब, इन तीनों को आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो, ठीक है। तो जो 4 फिंगर होगी, जो क्या होगी 4 फिंगर, ये आपको किसकी डायरेक्शन देगी, फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड की। एंड जो आपकी मिडल फिंगर होगी ये किसकी डायरेक्शन देगी आपको, करंट की। एंड जो आपका थंब होगा वो देगा आपको फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। सो इसमें इस क्वेश्चन में अगर हमने आंसर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 4 फिंगर को स्ट्रेच करोगे इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आ गई, आप करो सभी 4 फिंगर को आपने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया। देन करंट की डायरेक्शन कहाँ है हमारी, अपोजिट। तो आप करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे हम, अपनी मिडिल फिंगर को। तो करो, जैसे ही आप मिडिल फिंगर को अपवर्ड करोगे और 4 फिंगर को ईस्टवर्ड करोगे तो आपका जो थंब की डायरेक्शन होगी वो इनटू द पेज चले जाएगी, इनटू द पेज। तो ठीक है, तो जो थंब किसकी डायरेक्शन देता है हमें, फोर्स की। सो हमें फोर्स के आंसर मिल गई, कहाँ पे है डायरेक्शन, इनटू द पेज। सो सी दी राइट आंसर, ठीक है। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन को करंट समझ लिया होता है, इसकी डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन समझ ली है, तो आपका आंसर आता आउट ऑफ द पेज, तो वो क्या होगा, गलत। सो योर आंसर इज इनटू द पेज, सी दी राइट आंसर। आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 80, प्रेस बायोपिया अकर्स ड्यू टू, आई के 3 डिफेक्ट्स होते हैं ना, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया एंड थर्ड वन इज प्रेस बायोपिया। तो बोल रहे हैं कि प्रेस बायोपिया कैसे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन, आई वाल हैज बिकम टू स्मॉल। आई वाल ये वाला होता है आई वाल, ठीक है। आई वाल अगर टू स्मॉल हो जाए, तो आई वाल अगर छोटा हो गया तो जो ये लेंस होता है ना, लेंस कहाँ पे इमेज बनाता है, रेटिना पे, बिल्कुल। तो अगर आई वाल छोटा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा कि लेंस इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द रेटिना, बिहाइंड द रेटिना। सो उसको हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया।
एंड इसको करेक्ट करने के लिए हम कौन से लेंस का यूज़ करते हैं, कन्वेक्स लेंस का, क्योंकि कन्वेक्स लेंस अंदर रेटिना पे फोकस करके इमेज बनाता है। सो फर्स्ट से हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया। सेकंड, इलोंगेशन ऑफ द आई बाल अगर इलोंगेट हो जाए जैसे मायोपिया के केस में, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कनकेव लेंस का। सो इससे ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। देन ग्रेजुअल वीकनिंग ऑफ दी सीलरी मसल्स, यस प्रेसोबायोपिया किसकी वजह से होता है, अगर जो सीलरी मसल्स हैं उसमें क्या हो जाए, वीकनिंग हो जाए, तो सी इज अवर राइट आंसर। डी भी देख लेते हैं कि एक्सेसिव कर्वेचर हो जाए आईलेंस का, तो आईलेंस का अगर एक्सेसिव कर्वेचर हो जाए जैसे इस मायोपिया के केस में हो गया, तो ये भी हमारा क्या है, इससे क्या होता है, मायोपिया। देन सी इज अवर राइट आंसर। Presbyopia is caused due to gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. So C is our right answer. Question number 81. Consider the statement, chemistry is the science of molecules and their transformations. It is science not so much of the 100 elements but of the infinite variety of molecules that may be viewed from them. तो किसने बोली थी ये वाली स्टेटमेंट, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसको तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड ये सारे साइंस के ना बेसिक साइंस से क्वेश्चन आए, 11th-12th की साइंस, अगर कोई ट्यूशन पढ़ाता होगा तो वो तो ईजिली कर लेगा, लेकिन अगर कोई अभी साइंस की टच में नहीं है तो उसको तो ये सभी भूल गए होंगे, तो उसके लिए मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे ये, ठीक है। एंड JKPSC के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अभी साइंस से कट ऑफ हो गए होते हैं, वो ज़्यादा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस करते हैं, तो बेसिक साइंस से तो ये मुझे लगता है अभी डिफ़िकल्टी थे सभी के लिए। सो किसने बोली थी ये वाली पूरी लाइन, रोआल्ड हॉफमैन। डी इज द राइट आंसर। Question number 82. Statement 1 and Statement 2. The universal gravitational constant E is important because it determines the strength of one of the 4 forces in nature. जैसे हमारे पास कितनी forces होती हैं, 4 forces, उनमें से एक gravitational force भी है, तो यस ये क्या बताती है, हमें strength बताती है 4 forces में से एक, तो this first statement is right. हमारे पास कौन सी 4 forces हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, एंड देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, देन वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, एंड देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, सबसे वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, ओके। देन स्टेटमेंट सेकेंड, वाई नोइंग जी, अगर हमें जी की वैल्यू पता चल जाती है, ये क्या होता है, फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास 1 मास 2 इंटू रेडियस का स्क्वायर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दी टू मासेस, ठीक है, उनका उसका स्क्वायर। बोल रहे हैं अगर हमें जी की वैल्यू पता चल जाए तो हम एक्यूरेट वैल्यू है जो अर्थ के मास की उसको हम फाइनली अपटेन कर सकते हैं, यस। देखो अगर हमें जी की वैल्यू पता है ना, तो ये होता है फार्मूला ई इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी होता है हमारे पास 9.807, जी की वैल्यू अगर हमें पता है कितनी होती है 6.67408 इंटू 10 की पावर -11। मास होता है, मास ऑफ अर्थ निकालना है हमने, और रेडियस हमें पता है अर्थ का कितना है, ठीक है। तो जैसे हमने ये चीज की वैसे हमारे पास मास कितना हो गया, इतना, लेकिन इसको भी हम एक्यूरेट मास नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं। लेकिन जो आंसर की में जो इसका आंसर दिया है वो क्या दिया है, ए, वो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो एक्यूरेट अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देन 83, नेटलिटी रेफर्स टू, नेटलिटी होती है बर्थ रेट, ठीक है, तो वर्थ से लिंक है, डेथ से नहीं है, बी तो हमारा नहीं है, ठीक है। देन टू द नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, टू द नंबर ऑफ वर्ड्स ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन, ठीक है, दैट आर एडेड टू इट्स इनिशियल डेनेसिटी। जैसे नेटलिटी क्या होता है, बर्थ रेट, और बर्थ रेट क्या करता है, डेनेसिटी को इंक्रीज करता है, किसी भी पॉपुलेशन डेनेसिटी को, तो अवर आंसर इज ए इज द राइट आंसर। नेटलिटी मीन्स द बर्थ rate of population and it increases the growth and density of the population, and इसके अपोजिट मोर्टेलिटी क्या करती है, डेथ रेट होती है, और डिक्रीज करती है डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन एंड ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 84, लिटमस सोल्यूशन इज ए पर्पल डाई, जो उसको एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, ये भी बेसिक साइंस से क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर नहीं आता तो फिर नहीं आता, स्किप भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका लिटमस सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलता है, हम कर लेते हैं लाइकन से, तो इसका आंसर क्या था, 2V, V the right answer. Litmus is a purple colored solution of different dyes which are naturally obtained from lichen. क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर दी फॉलोइंग पेयर्स, हमें पेयर्स दिए हैं, ठीक है। इन्होंने बोला हाउ मैनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड,
ठीक है, करेक्टली। पेयर्स पता है क्या होते हैं, ये वाले कि ये इसके, ये नहीं है कि हमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग नहीं है, इसमें है कि क्या ये प्लैनेरिया है वो रिप्रोड्यूस बडिंग से ही करता है, अगर करता है तो ठीक, अदरवाइज क्रॉस है। ये नहीं देखना है कि हमें पता है कि प्लैनेरिया किससे करता है, रीजनरेशन से करता है, तो उसको मैच कर देंगे, नो। ठीक है, ये वाली इन क्वेश्चन में बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन है। सो कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इसमें प्लैनेरिया जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस नहीं करता है, वो कैसे करता है, रीजनरेशन से। कैसे करता है, रीजनरेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, रॉन्ग पेयर है। ठीक है, देन स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा फ्रेगमेंटेशन से ही करता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से ही रिप्रोड्यूस करता है, तो दिस इज अवर राइट पेयर। ठीक है, देन अमूबा, ये तो हमें सभी को पता होता है, ये किससे करता है, बाई अमूबा रिप्रोड्यूस बाई फिजन। ठीक है, देन इन्होंने बोला रीजनरेशन से करता है, ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। देन यीस्ट, यीस्ट भी हम सभी को पता है ये किससे करता है, वडिंग से। ठीक है, किससे करता है, वडिंग से, नॉट फिजन, फिजन से नहीं करता, फिजन से कौन करता है, अमूबा। ठीक है, वडिंग से कौन करता है, यीस्ट। प्लैनेरिया किससे करता है, रीजनरेशन। स्पाइरोगायरा किससे करता है, फ्रेगमेंटेशन से। तो तीन हमारे रॉन्गली मैच्ड है, रॉन्गली पेयर्ड है, मैच्ड नहीं, पेयर्ड है। ठीक है, तो ओनली स्पाइरोगायरा क्या हमारा करेक्टली पेयर्ड है। ठीक है, तो हमारा कितने पेयर करेक्टली मैच्ड है, ओनली 1 पेयर, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, इसमें हमें मैच बोला है। ठीक है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करो। ठीक है, तो हम सभी को पता है कि जो पैनक्रियास है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, इंसुलिन। ठीक है, ये तो सभी को पता होता है। तो 2 with 4, ठीक है, जैसे ही आपने 2 with 4 किया तो A B C आपके ऑटोमेटिकली क्या हो गया, रॉन्ग ऑप्शन, और आपका D ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। बाकी भी हम देख लेते हैं कि थायराइड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरोक्सिन, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी किससे करता है, ग्रोथ हार्मोन। सो डी इज द राइट आंसर। सो ये हमारे ग्लैंड्स और ये दिए हैं कौन कौन से हार्मोन्स क्या करते हैं, सिक्रिएट। जैसे पैनक्रियास कौन सा करता है, इंसुलिन। ठीक है, देन किडनी, रेनिन एंड थायराइड। ठीक है, तो ये देख लेना, एक बार रीड कर लेना। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा था, ग्रोथ हार्मोन। जीएच का मतलब है ग्रोथ हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 87, अरेंज द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑन द ऑर्डर ऑफ माइटिक सेल डिवीजन। ठीक है, एक होता है माइटोटिक सेल डिवीजन, एक होता है मियोसिस। माइटोटिक में क्या होता है कि एक सेल 2 में डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन मियोसिस में क्या होता है, एक सेल 4 में आके डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने पूछा है माइटोटिक सेल डिवीजन। सो इन सबसे पहले कौन सी फेज आती है, प्रो, मेटा, एना, टेलो। ठीक है, तो इसमें कौन सी है, प्रो है, देन मेटा, देन एना, देन टेलो। तो ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हो और ये बेसिक साइंस का आपका क्वेश्चन नहीं आता तो ये तो आपके लिए मोस्ट डिफिकल्ट ही था। ठीक है, ये तो आपको अभी 10th लेवल की जितनी भी साइंस होती है भूल गई होती है अभी तक। सो ए द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88, ये तो आपके जो क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट, उसी से क्वेश्चन आ गया था डायरेक्टली। ठीक है, तो ये नहीं बोल सकते आपके आर्ट्स वालों को नहीं आता होगा, ये सभी ने पढ़ा है। ठीक है, 10th में। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो जो लाइट होती है वो कहाँ बेंड करती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यस, जब लाइट जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल है ना, टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, ये है आपका नॉर्मल। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज राइट। देन व्हेन ई ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर जाती है लाइट। ठीक है, देन क्या होता है, ये स्पीड्स आप ज़्यादा स्पीड्स हो जाती है इसकी, क्योंकि ये रेयर मीडियम है और वेंड होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यस, तो दोनों की दोनों हमारी ये स्टेटमेंट राइट, सी दी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज का जो नेचर, जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा, वाई द कन्वेक्स लेंस। ये भी आपका क्लास 10th के लाइट चैप्टर से ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये है आपका कन्वेक्स लेंस। अगर लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो जो आपका इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो अब हमारा आंसर था रियल एंड इन्वर्टेड, 1 and 2 ए दी राइट आंसर। कन्वेक्स लेंस के 6 केसेस होते हैं। ठीक है, 6 में से 5 केसेस के केस में वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड ही बनाता है, लेकिन एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, फोकल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लाई करे, तो देन इमेज क्या बनती है हमारी, वर्चुअल एंड अपराइट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे केस क्या था, इन्फिनिटी वाला, तो हमारा आंसर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग, हमें 4 डिजीजेज दी हैं, हाउ मैनी ऑफ द अबव आर मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन सा होता है,
इट इज ए टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर प्राइमरी रिजल्टिंग ड्यू टू अल्टरेशन, जीन एक जीन में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, आर एस ए रिजल्ट ऑफ अबनॉर्मलिटीज इन द जीनोम। सो कौन कौन है इसमें से मेंडेलियन डिसऑर्डर, सबसे पहले हीमोफीलिया, ये है एग्जांपल्स, ठीक है। तो कौन सा हीमोफीलिया है, ठीक है। देन सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, देन सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया भी है। डाउन्स सिंड्रोम, डाउन्स सिंड्रोम इसमें से नहीं है, तो 1 2 एंड 3 कितनी पेयर्स हैं, 3, ओनली 3, ठीक है। डाउन सिंड्रोम मेंडेलियन डिसऑर्डर है इज नहीं है ये, क्योंकि ये किस नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस है, क्योंकि जो डाउन सिंड्रोम है वो क्या होता है, वो होता है क्रोमोसोम 21 में क्या हो जाती है, प्रेजेंस ऑफ ट्रिसोमी, ठीक है। सो सी इज अवर राइट आंसर। एक बार इस लिस्ट को अच्छे से रीड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 91, जारलुंग जैंगपो रिवर, ठीक है, जारलुंग जैंगपो रिवर, ठीक है, ये कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर को ही जारलुंग जैंगपो रिवर बोलते हैं, कहाँ पे, चाइना में, ठीक है। और ये क्या है, एक्ट करती है ऐसे एक्चुअल जियोग्राफिकल बैरियर बिटवीन दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज टू स्पीसीज, कौन कौन सी स्पीसीज, चाइनीस रेड पांडा एंड हिमालयन रेड पांडा, ठीक है। तो ये वाली रिवर क्या एक्ट करती है ऐसे जियोग्राफिकल बैरियर, ठीक है। तो यस दिस करती है, ठीक है। इस ये रिवर है ना, इस रिवर के इस तरफ हिमालयन रेड पांडा पाए जाते हैं और इसके दूसरी तरफ क्या कौन से पाए जाते हैं, चाइनीज रेड पांडा, ठीक है। फर्स्ट इज राइट स्टेटमेंट। देन द फेशियल कलर होता है जो चाइनीज रेड पांडा का वो रेडर होता है देन हिमालयन रेड पांडा, ठीक है। देखो ये हमारा चाइनीज रेड पांडा और ये हमारा हिमालयन रेड पांडा। अभी देखो इसका फेस देखो, ये ज़्यादा रेड है एज कंपैरिजन टू दिस। सो यस सेकंड स्टेटमेंट आल्सो राइट कि जो चाइनीज रेड पांडा उसका फेशियल कलर क्या होता है, ज़्यादा रेडिश एज कंपैरिजन टू हिमालयन रेड पांडा। सो बी इज आल्सो राइट एंड सी इज द राइट आंसर, 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए, हमें पूछा कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पिच ब्लैक इज ए मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन क्वाड पार्टनर कंट्रीज। अभी क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज आती है, क्वाड में 4 कंट्रीज आती हैं, इंडिया, यूएसए, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इनके बीच में पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज नहीं होती है, ये होती है मालावार, मालावार नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। देन द एक्सरसाइज एम्स टू होन ऑपरेशनल स्किल्स और इम्बाइब करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर इन द मैरीटाइम डोमेन थ्रू इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर कंट्रीज। दिस इज आल्सो रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इनका एम क्या है, तो कोऑर्डिनेट फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ठीक है। तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2, क्योंकि एक भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो पिच ब्लैक जो एक्सरसाइज है वो कौन कौन सी कंट्री के बीच में होती है, ये ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, ठीक है। ये तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया है मेंबर, यस इंडिया इज आल्सो द मेंबर ऑफ पिच ब्लैक नेवल एक्सरसाइज, ठीक है। सो D is our right answer. Question number 93, which of the following can be identified by Jarkovsky effect, ठीक है। जारकोव्स्काई, ये भी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आता होगा तो ठीक, अदरवाइज स्किप कर देना है, ठीक है। तो किसके रिलेटेड है ये, तो जारकोव्स्काई इफेक्ट इज ए फिनोमिना इन स्पेस वियर दी बे एन एस्ट्रॉइड अब्जॉर्ब, एस्ट्रॉइड क्या करता है, अब्जॉर्ब करता है, चाहे रीमीट करता है सोलर रेडिएशन को और अपनी ट्रेजेक्टरी को ओवर टाइम क्या करता रहता है, अल्टर चेंज करता रहता है। तो जारकोव्स्काई इफेक्ट किससे रिलेटेड है, ए एस्ट्रॉइड मैपिंग। क्या होता है इसमें कि जैसे हमारे अर्थ के एक नियरर एक एस्ट्रॉइड है वीनू, ठीक है, वीनू। तो ये क्या करता है कि जैसे ही सन से रेडिएशन अब्जॉर्ब करता है तो हीट अप हो जाता है। तो अगर इसने ऐसे करके, ये इसकी ट्रेजेक्टरी है, पाथ है इसका, ठीक है, तो ये हीट की रेडिएशंस को, सोलर रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करके ये अपना पाथ चेंज कर देगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स ये क्या करेगा कि फिर वो लूज कर देगा उसको, ठीक है, फिर कूल हो जाएगा वेन्यू। तो फिर अगर इसने ऐसे ही आगे जाना था लेकिन ये फिर से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, जारकोव्स्काई इफेक्ट। तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, what will be the correct sequence of cities on the bank of river Ganga if someone moves from east to west, ठीक है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है आपने दिमाग में कि ईस्ट से वेस्ट जाना है, ना कि वेस्ट टू ईस्ट। तो ईस्ट है इधर, इधर से वेस्ट की तरफ जाना है, ठीक है। बच्चों ने ये वाली गड़बड़ी की होगी इधर, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट सबसे पहले कौन सी सिटी आती है हमारे पास, पटना, देन वाराणसी, पटना वाराणसी, तो सी आंसर है, पटना वाराणसी, देन इलाहाबाद एंड
कानपुर, सी इज अवर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग G20। अभी G20 23 की जो मीटिंग हो रही है वो इंडिया में हो रही है, ठीक है, इंडिया होस्ट कर रहा है G20 की मीटिंग्स। द फर्स्ट स्टेटमेंट, द यूरोपियन यूनियन एज ए होल इज ए मेंबर ऑफ G20। यस, 19 कंट्रीज हैं प्लस 1, मतलब यूरोपियन यूनियन ऐसे होल क्या एक्ट कर रहा है ऐसे मेंबर इन G20, तो दिस इज राइट स्टेटमेंट। देन G20 summit is formerly known as the Summit on Financial Markets and the World Economy। तो ये भी हमारा राइट स्टेटमेंट है। G20 समिट को बोला जाता है फॉर्मली, क्या बोला जाता है कि Summit on Financial Markets and World Economy। Then third statement, the first G20 meeting occurred right after 2012 यूरोपियन फाइनेंशियल क्राइसिस। ये हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि फर्स्ट G20 की मीटिंग कब हुई थी? 2008 में वाशिंगटन DC USA, ठीक है। तो जैसे ही हमने थर्ड गलत किया वैसे ही हमारा आंसर आ गया A 1 and 2, ठीक है। अब राइट आंसर इज A। क्वेश्चन नंबर 96, इंडिया इज ए मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो किस किस का इंडिया मेंबर है और किस किस का नहीं है। देखो जो वर्ल्ड बैंक है ना, वर्ल्ड बैंक बना है इन 2 में से, IVRD और IDA से मिलके क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इन 5 में से बनके मिलके क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। अभी याद रखना, फर्स्ट 2 से बनता है वर्ल्ड बैंक एंड फिर 5 से क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और हमें जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रिलेटेड। सो इंडिया जो फर्स्ट 4 है ना, इनका मेंबर है इंडिया, लेकिन जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स होते हैं इसका इंडिया मेंबर नहीं है। ICSID का इंडिया मेंबर नहीं है। सो किसका नहीं? ICSID। जैसे ही हमने 2 क्रॉस किया तो इन्होंने बोला है किस किस का मेंबर है, तो 1, 3 एंड 4 का है। वी इज द राइट आंसर। सो एक बार इन सभी को आप अच्छे से रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 97, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सर क्रीक। सर क्रीक क्या है, ठीक है। तो सर क्रीक, दिस इज सर क्रीक, ठीक है। ये जो आपको दिख रही है ना, ठीक है, तो यह कजहार क्रीक इस साइड और कोरी क्रीक इस साइड, ठीक है। तो जहाँ कहाँ ओपन हो रही है जी? अरेबियन सी में, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट, सर क्रीक इज 98 किलोमीटर अनहैबिटेड टाइडल एस्चुरी है बिटवीन रन ऑफ कच्छ एंड मार्शलैंड्स ओपनिंग इनटू द अरेबियन सी। तो ये क्या है? फर्स्ट हमारी राइट स्टेटमेंट है, अनहैबिटेड ही है, ठीक है। देन सेकंड, इट डिवाइड्स द कच्छ रीजन ऑफ गुजरात एंड सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। यस, कच्छ रीजन गुजरात का और सिंध रीजन पाकिस्तान का, इसको क्या करती है? ये सेपरेट करती है। कौन? सर क्रीक। सो दिस इज आल्सो दी राइट स्टेटमेंट। तो हमारे करेक्ट पूछा है, वी इज दी राइट आंसर, बोथ 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 98, अरेंज दी फॉलोइंग ग्लेशियर्स दिए हमें डिक्रीजिंग आर्डर्स में बोला है, ठीक है। तो बायोफिया, इसकी जो लेंथ है ग्लेशियर्स की, इसकी ग्लेशियर की लेंथ है 67। देन हिस्पर ग्लेशियर की है 49, सोना पानी की है 11, ठीक है। वारा सिंगरी की है 27 एंड ड्रैंग ड्रुंग की है 23 किलोमीटर, ठीक है। तो हमारा सोना पानी जो ग्लेशियर है ये लास्ट में आना चाहिए था क्योंकि हमें बोला है डिक्रीजिंग आर्डर में, लेकिन किसी भी ऑप्शन में सोना पानी लास्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम कोई भी ऑप्शन इसमें से करेक्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये लेंस पता होनी चाहिए कि सबसे बड़ा कौन सा है? बायोफिया, देन हिस्पर, देन बारासिंगरी, देन ड्रैंग ड्रुंग, देन सोना पानी। एंड इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पे ये आपने देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99, द प्लेस इज नोन है बाघा ऑफ गुजरात। जैसे बाघा वाटर है पंजाब में, ऐसे ही गुजरात में भी एक बाघा है। इट अलोस सिविलियंस टू व्यू द फर्स्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान। द प्लेस मेंशन्ड अबव इज, कौन सा प्लेस है? द्वारका है या नाडाबेट है? तो इसका आंसर है बी, नाडाबेट, क्योंकि लोकेटेड इन रन ऑफ कच्छ रीजन में नाडाबेट इज आल्सो नोन एज बाघा ऑफ गुजरात, ठीक है। इधर भी जैसे बाघा वाटर पंजाब में परेड होती है वैसे ही इधर भी परेड होती है। क्वेश्चन नंबर 100, इट इज, हमें दिया है 4 टनल्स दिए हैं, ठीक है। तो हमें इन टनल्स के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं और अब पूछा है कि इनमें से कौन से
टनल के बारे में ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट, इट इज ए पार्ट ऑफ बालीपारा चारद्वार तवांग रोड, वन ऑफ द की स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट नियर द चाइनीज बॉर्डर, ठीक है। सेकंड, इट इज लोकेटेड इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड थर्ड इज वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन इज एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोजेक्ट। सो ये जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं ये 2 ऑप्शंस के लिए फिट बैठ रही हैं, एक सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश एंड सेकंड नेचीफू टनल। लेकिन जो हमें जीकेपीएससी ने आंसर दिया है वो दिया है वी। देखो फर्स्ट नेचीफू टनल, ये भी बालीपारा चारद्वार तवांग रोड पे है, ठीक है। सेकंड, इसको भी वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट किया है, एंड थर्ड ये भी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। एंड सेला टनल ये भी वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है, देन इसको भी वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ही कंस्ट्रक्ट किया है, एंड ये भी वालापारा चारद्वार तवांग डिस्ट्रिक्ट तवांग का क्या है पार्ट है। सो दोनों ऑप्शंस राइट हैं, सेला टनल भी और नेचीफू टनल्स भी। सो यहाँ पे होते हैं हमारे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट, एंड क्वेश्चन जो पेपर था इसको भी हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। पार्ट फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ी सी हमें कन्फ्यूजन हो गई थी। कन्फ्यूजन क्या थी कि मैंने आपको बोल दिया था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो मैनेज करता है कमर्शियल फंक्शंस ऑफ दी कंपनी, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं, कमर्शियल फंक्शंस जो हैं वो मैनेज करते थे कोड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, कोड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन से फंक्शंस को मैनेज करता है, पॉलिटिकल फंक्शंस, ठीक है। तो हमारा ये थर्ड क्या था, रॉन्ग। फर्स्ट हमारा राइट था एंड सेकंड भी रॉन्ग था, तो हमारा जो राइट ऑप्शन था इसका ओनली सी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लेना। अगर आपको ये मेरी दोनों वीडियोस अच्छी लगी तो आप लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड मैंने अपने से पूरी ट्राई की है कि आपको बेस्ट कंटेंट मिल सके। मैंने 500 MCQs की सीरीज फॉर ईच सब्जेक्ट स्टार्ट की थी, जिसने भी वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी। पॉलिटी के लिए फर्स्ट 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं जिसमें 150 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, एंड अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ इसी सीरीज़ को। सो आप उनको वॉच कर लेना एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना। एंड एडवांस में कंग्रेचुलेशंस उनको जिनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, एंड वो भी बच्चे जिनका क्वालिफाई नहीं होगा वो भी हिम्मत मत हारना, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू। Till then, take care. Have a nice day. Bye bye bye.